अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर 16 है, लास्ट लेक्चर मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो आज हम कुछ एडवांस टॉपिक्स सीखेंगे आज के लेक्चर के हवाले से 5G एंड बियॉन्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइमलाइन ऑफ LTE है। सबसे पहले 2008-9 में ये रिलीज़ 8 जो है वो रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जब इसकी स्पेसिफिकेशन सारी लॉक हो जाती हैं तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, यानी कि पब्लिश कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो रिलीज़ डेट थी उसमें सिर्फ बेसिक OFDM, माइमो और 20 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बैंडविड्थ डिसाइड की गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता गया, मज़ीद काम हो के मज़ीद एड ऑन्स आता गया मुख्तलिफ़ रिलीज़ में। जैसे रिलीज़ 9 है तो रिलीज़ 9 में वॉइस और MBMS वगैरह शामिल किए गए। फिर उसके बाद रिलीज़ 10 में मशीन टाइप कम्युनिकेशन आ गई और जो है वो कैरियर एग्रीगेशन वगैरह आ गई, कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट WLAN ऑफ रोडिंग वगैरह आ गई। तो रिलीज़ 11 वगैरह में क्वाम और डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन आई। ठीक है, रिलीज़ 12 में भी। और रिलीज़ 10 में ये कैरियर एग्रीगेशन 8x8 माइमो और इंटर कैरियर इंटरफेस कैंसलेशन आई। रिलीज़ 11 में मशीन टाइप कम्युनिकेशन, कैरियर एग्रीगेशन एनहांसमेंट, कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट वगैरह आए। और रिलीज़ 12 में क्वाम, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें आई। फिर रिलीज़ 13 और 14 में हमारे पास और इन्हांसमेंट्स हैं, जैसे V2X व्हीकल टू एवरीथिंग, D2D इन्हांसमेंट, डिवाइस टू डिवाइस की इन्हांसमेंट। फिर ये LAA यानी कि लाइसेंस्ड असिस्टेड एक्सेस, और ये लाइसेंस विद LTE विद वाईफाई, यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है ये सारा LTE और वाईफाई की को एग्जिस्टेंस पे है। ठीक है, NB-IoT वगैरह, यानी कि फिर IoTs के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाया गया मुख्तलिफ रैक्स का और यानी कि रैंडम एक्सेस चैनल का, और डिफरेंट इसके रिसोर्स ब्लॉक्स वगैरह बनाए गए। तो फिर इसके बाद रिलीज़ 15 और 16 आई। 16 जो है वो 2019 में फ्रीज़ हुई। ठीक है, मुख्तलिफ इन्हांसमेंट्स के साथ। एवोल्यूशन ऑफ LTE ये हम बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं LTEU की, LTEA की। तो LTEU कहते हैं LTE अनलाइसेंस्ड को, LAA कहते हैं लाइसेंस्ड असिस्टेड एक्सेस, LWA LTE वाईफाई लिंक एग्रीगेशन। तो ये LTEU अब इस्तेमाल नहीं होता नाम, बल्कि LAA लाइसेंस्ड असिस्टेड एक्सेस होता है। ये देखिए कि होता क्या है, हम कैरियर एग्रीगेशन की प्राइमरी आमतौर पर जो हम उसको अपने लाइसेंस बैंड में रखते हैं और सेकेंडरी को अनलाइसेंस बैंड में रखते हैं। तो LTEU में डायनामिक चैनल सिलेक्शन सी सेट बेस्ड ऑन रिलीज़ 12, ये रिलीज़ 12 पे बेस करती थी, जबकि LAA में ये रिलीज़ 13 में बेस करती थी। इसके अंदर एक अहम फीचर शामिल हुआ जिसे LBT कहते हैं, लिसन बिफोर टॉक। लिसन बिफोर टॉक इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से ये जो LAA है ये थोड़ी फेयर हो गई विद वाईफाई, क्योंकि वाईफाई है जो उसमें बैक ऑफ एल्गोरिदम है, यानी कि चैनल सेंस करता है बिजी है तो बैक ऑफ कर जाएगा, लेकिन LTE ऐसा नहीं करेगा। तो फेयरनेस कायम करने के लिए LBT इंट्रोड्यूस कराया गया रिलीज़ 13 में। ठीक है, फिर WL LTE वाईफाई लिंक एग्रीगेशन, जिसमें LTE जैसा कैरियर एग्रीगेशन था विद इन LTE, वैसे LTE वाईफाई लिंक एग्रीगेशन है कि लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड की लिंक की एग्रीगेशन हो रही है। क्योंकि जो मल्टीफायर है वो सिर्फ LTE पूरे के पूरे को अनलाइसेंस बैंड में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाईफाई वाले 2.4 गीगा यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ 2.4 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में। तो रिलीज़ 13 में बेस करता है, डाउनलिंक बेस्ड ऑन रिलीज़ 13 और अपलिंक बेस्ड ऑन रिलीज़ 14।
जी, तो 5G एक्चुअली है क्या। हम जब इस कोर्स का स्टार्ट किया था तो हमने 1G और 2G और 3G वगैरह को डिस्कस किया था। तो 1G में हमारे पास 1985 वगैरह में हमारे पास कॉर्डलेस फ़ोन्स थे, लैंडलाइन थी। उसके बाद 2G में क्या हुआ कि ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, हम ये काफ़ी मशहूर किस्म का फ़ोन आपने देखा होगा 3310 नोकिया। तो इसमें हम फ़ोन सुन सकते थे। एंटेना जो टेलीस्कोपिक एंटेना है वो इसमें वो हटा दिया गया था। इसके बाद हम एसएमएस की सर्विसेज को ले सकते थे। उसके बाद 3G में थोड़े से एडवांस फीचर्स आ गए जिसमें ब्लैकबेरी मैसेजिंग वगैरह है, और उसके बाद इंटरनेट हम इस्तेमाल कर सकते थे ब्राउज़र खोलकर, और जो है वो ईमेल्स वगैरह देख सकते थे। 4G आया। 4G में स्मार्टफोन्स का दौर आया जिसके अंदर बेसिक ऑपरेशन यानी कि डेटा और उसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया भी अंदर आ गया। स्मार्टफोन्स का दौर आया, सोशल मीडिया भी आ गया। हम यानी कि ईमेल्स और फेसबुक और लिंक्डइन और ये सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं, तो जो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो 5G ये 4G अराउंड जो 4G था वो अराउंड 2010 या 2010 में आया। अब 5G का 2020 का ईयर है। तो इट विल डिफाइन यूज़ केस, एनालाइज रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा, एंड डिफाइन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगा। ठीक है। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो 4G के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हुआ LTE वगैरह में, तो अब ये मूव हो रहा है 5G में। 5G यूज़ केसेस कौन कौन से हैं। 5G यूज़ केसेस में ये देखिए ट्रायंगल आपको बनी हुई नज़र आ रही है। इसके 3 कॉर्नर्स हैं, एक मैसिव IoT, एक EMBB, और तीसरा है अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। मैसिव IoT का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में IoT डिवाइसेस होंगी जो कि सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रही होंगी या डेटा सेंड करना चाह रही होंगी। अ डाइवर्स इकोसिस्टम, ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, लोकल अथॉरिटीज़, सर्टिफिकेशन ओनली फॉर सम टेक्नोलॉजीज़। तो मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, GSM, LoRaWAN और ZigBee, WLAN, ब्लूटूथ, कैटेगरी M, NB-IoT। इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट एफिशिएंसी एंड मैसिव कनेक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा IoTs जो हैं वो या डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क का हिस्सा बनेगी। EM में भी इन्हांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिसमें हमें डेटा रेट बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें हमने वीडियो कंटेंट्स हैं, ऑडियो कंटेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें डेटा रेट हमें ज़्यादा चाहिए। इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्टिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस। तो अब एवोल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ LTE-A या 82.1 ये वायरलेस लैन का हमारा स्टैंडर्ड है IEEE, एंड रेवोल्यूशनरी एडिशंस CMA मिलीमीटर वेव। इट्स ऑल अबाउट डेटा स्पीड एंड कैपेसिटी, यानी कि हम यूज़र्स को भी बढ़ाना चाहते हैं और डेटा रेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी है अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, इसे URLLC भी कहते हैं। तो इस URLLC क्या क्या कहती है जी, ये हमें कहती है कि इसमें हमें मिनिमम से मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हो ट्रांसमिशन एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी और कम टाइम में। ठीक है, ऑल रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और कम टाइम, रिलायबल भी हो और लो लेटेंसी भी हो। ठीक, 5G न्यू रेडियो इज़ अ मेजर न्यू रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय 3GPP एज लॉजिकल फर्दर स्टेप बियॉन्ड LTE एडवांस प्रो। तो अब हम नए बैंड की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा नया बैंड कौन सा, यानी कि अब स्पेक्ट्रम हमारा सैचुरेट होता जा रहा है, तो नए बैंड की तरफ सबकी नज़रें हैं कि नया बैंड ऐसा कौन सा फिजिबल होगा जो जिस पे जाया जा सके। LTE, like LTE, NR uses modulation based on OFDM for both uplink and downlink.
बिल्कुल LTE की तरह NR जो है वो FDM इस्तेमाल करता है अपलिंक और डाउनलिंक के लिए। ऑपरेशन फ्रॉम क्वाइट लो टू वेरी हाई बैंड्स 0.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेशन परफॉर्म है, इंक्लूडिंग स्टैंड अलोन ऑपरेशंस इन अनलाइसेंस बैंड। और ये यानी कि ऐसा भी है कि जो अनलाइसेंस बैंड है, यानी कि जैसे वाईफाई वगैरह का बैंड है, ISM बैंड, उसके अंदर सारे का सारा ऑपरेशन स्टैंड अलोन ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है। अल्ट्रा वाइड बैंडविड्थ अप टू 100 मेगाहर्ट्ज इन बिलो 6 गीगाहर्ट्ज रेंज, यानी कि 100 मेगाहर्ट्ज है हमारे पास 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में, अप टू 400 मेगाहर्ट्ज इन द बैंड्स अबव 6 गीगाहर्ट्ज, और 400 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल होगा वाइड बैंड में अबव 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसके अराउंड हमारे पास वाइड बैंड में बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। परफॉर्मेंस टारगेट्स फॉर IMT कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2020। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो सेट किए गए हैं, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो कंपनी है 3GPP जिसकी बात करते हैं, इसे मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हर वर्किंग ग्रुप एक सेपरेट प्रॉब्लम पे काम करता है और फिर सोल्यूशन और सजेशंस के साथ सामने आता है, जिसके बाद टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं और फिर रिलीजेस इशू होती हैं। पीक डेटा रेट क्या होगा? पीक डेटा रेट होगा डाउनलिंक में 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड और अपलिंक में 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ये पीक डेटा रेट की ये रिक्वायरमेंट सेट की गई है IMT 2020 में, कि जो हमारा नेटवर्क है वो पीक डेटा रेट डाउनलिंक में 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड दे और अपलिंक में 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड दे, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा रेट है। पीक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का मतलब यह है कि कितनी बिट्स हम गिवन बैंडविड्थ में डाल के भेज सकते हैं। पीक स्पेक्ट्रल सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, यानी कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए? डाउनलिंक में 30 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स, यानी कि 30 bps पर हर्ट्स, एक हर्ट्स में 30 bps डेटा रेट होना चाहिए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, और अपलिंक में 15 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स। यूज़र एक्सपीरियंस डेटा रेट, यूज़र का एक्सपीरियंस डेटा रेट क्या होना चाहिए? डेंस अर्बन एरिया में, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं वहाँ 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डाउनलिंक में और 50 गीगाबिट्स पर 50 जो है वो मेगाबिट्स पर सेकंड इन अपलिंक, यानी कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गीगा नहीं है बल्कि मेगा है। 5th percentile user spectral efficiency indoor hotspot EMM यानी enhanced मोबाइल ब्रॉडबैंड सिनेरियो में डाउनलिंक 0 या 3 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स। 5th परसेंटाइल कहते हैं कि जो 5% ऑफ द यूज़र्स हैं वो तो इससे नीचे नीचे रहेंगे, यानी कि इतनी इतनी वैल्यू रहेगी, बाकी तमाम 95% की इससे ऊपर रहनी चाहिए। एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ये था पीक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या होगी? ज़ाहिर है पीक से कम होगी। कितनी है? ये 30 थी, तो ये कितनी है? 9 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स। एरिया ट्रैफिक कैपेसिटी EMMB सिनेरियो में 10 मेगाबिट्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अब इसमें एरिया भी आ गया पर मीटर स्क्वायर। एरिया ट्रैफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है। यूज़र प्लेन लेटेंसी 4 मिली सेकेंड फॉर EMMB, 1 मिली सेकेंड फॉर URLLC। अब EMMB डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन है, URLLC में मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं। तो जो लेटेंसी यानी कि डिले कितना लगेगा यूज़र प्लेन के डेटा के लिए, वो 4 मिली सेकेंड लगेगा EMMB के लिए, और 1 मिली सेकेंड लगेगा URLLC के लिए। इस तरह जो कंट्रोल प्लेन का जो डिले है कंट्रोल डेटा के लिए, उसकी जो हमारे पास कंट्रोल प्लेन लेटेंसी जो है वो मैक्सिमम 20 मिली सेकेंड होगी और आइडियली 10 मिली सेकेंड। और कनेक्शन डेंसिटी EMTC सिनेरियो में, यानी कि एनहांस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन के सिनेरियो में, ये कितने बनते हैं? यानी कि 1 मिलियन डिवाइसेस पर किलोमीटर स्क्वायर। एनर्जी एफिशिएंसी अभी फ़िलहाल इस स्टेज पर वो डिसाइड नहीं हुई। रिलायबिलिटी URLLC सिनेरियो 1/10⁻⁵, यानी कि
अगर 10⁵ बिट्स भेजेंगे तो उसमें से एक बिट की जो एरर है वो काबिल कबूल है, उससे ज़्यादा का नहीं। मोबिलिटी अप टू 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर की मोबिलिटी पर वो सपोर्ट करना चाहिए नेटवर्क को। मोबिलिटी इंटरप्शन टाइम EMMB एंड URLLC सिनेरियोज 0 मिलीसेकंड, बैंडविड्थ मिनिमम 100 मेगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम 1 गीगाहर्ट्ज़। तो ये टारगेट्स हैं हमारे IMT 2020 के लिए, यानी कि हमारा नेटवर्क जो है वो इस काबिल होना चाहिए जो गिवन हमने टारगेट सेट किए हैं इसके। फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर 5G जो यानी कि अंडर कंसिड्रेशन है बैंड्स, और जो स्टडी हो रहे हैं 5G के लिए वो कुछ ऐसे हैं कि 24.25 टू 27.5 गीगाहर्ट्ज़, 24.2 और 31.8 टू 33.4 गीगाहर्ट्ज़, 37 टू 43.5 गीगाहर्ट्ज़, 45.4 टू 50.2 गीगाहर्ट्ज़, 50.4 टू 52.6 गीगाहर्ट्ज़, 66 टू 76 गीगाहर्ट्ज़ और 81 टू 86 गीगाहर्ट्ज़। टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 गीगाहर्ट्ज़ है। तो जो 28 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है इज़ नॉट फुली कवर्ड, हाउएवर ऑफ हाई इंटरेस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट इन US एंड कोरिया। तो 28 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो फुली जो है वो कवर्ड नहीं है, तो वो US और कोरिया उस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है उसको इस्तेमाल करने में। तो जितनी यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो कवरेज है उसके थोड़े इश्यूज आएंगे, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होगी और सेल्स स्मॉल होंगे, अल्ट्रा डेंस नेटवर्क्स होंगे। देखिए सेल साइज़ देखिए, अगर स्मॉल कम फ्रीक्वेंसी है तो मैक्रो सेल्स थे, दरमियान वाली फ्रीक्वेंसीज़ है 10 टू 20 गीगाहर्ट्ज़ तो स्मॉल सेल्स होंगे, और अगर 30 टू 90 गीगाहर्ट्ज़ हैं तो अल्ट्रा स्मॉल सेल्स होंगे। तो ये जो 30 टू 90 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी इसको मिलीमीटर वेव भी कहते हैं। मिलीमीटर वेव इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो मिलीमीटर्स में निकलेगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप इनकी वेवलेंथ निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर्स में निकलेगी, जिसको सेंटीमीटर वेव कहते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? C/F, यानी कि F तो ये फ्रीक्वेंसी तो यही है, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸। तो हमारे पास मिलीमीटर में इसकी वेव्स इनकी वैल्यू निकलेगी। टाइमलाइन फॉर 5G NR 5G नॉन रेडियो न्यू रेडियो की 2017 के क्वार्टर 4 में, फोर्थ क्वार्टर से लेकर ये 2018 के फोर्थ क्वार्टर तक रिलीज़ 15, और फिर 2018 के क्वार्टर 1 से लेकर 2019 के आखिर तक क्वार्टर 4 तक रिलीज़ 16। तो ये मुख्तलिफ वर्क आइटम्स हैं, ये अप्रूव कर यानी कि इस वर्क आइटम्स क्या होते हैं कि जिन पे काम करना होता है वर्किंग ग्रुप्स में तकसीम किए जाते हैं, और उन पर रिसर्च और स्टडी होती है, और फिर वो किसी वर्केबल सोल्यूशन के साथ सामने आते हैं। तो अगर सोल्यूशंस पे सब एग्री हो जाए उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है और उसको स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है, ठीक है। V2X सपोर्ट अभी तो चल रहे हैं ना व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, यानी कि एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल। V2X है व्हीकल टू एवरीथिंग सपोर्ट, ऑटोनोमस ड्राइविंग, इन्हांस्ड माइमो, सपोर्ट फॉर अनलाइसेंस्ड बैंड्स, यानी कि लाइसेंस में काम नहीं करना चाहिए, अनलाइसेंस्ड बैंड्स में भी काम करें। फैक्ट्री ऑटोमेशन, सपोर्ट ऑफ हायर बैंड्स ग्रेटर दैन 52.6 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि मिलीमीटर वेव में की सपोर्ट भी इसमें होनी चाहिए। जी, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो कि 5G NR पे काम कर रही हैं। उनमें ये कुछ यूरोप में है ETSI, जापान में एयरबोट ETC है, कोरिया में TTA, चाइना में CCSA, नॉर्थ अमेरिका में एटिस और इंडिया में DSI। तो ये मेन जो कंपनी है वो 3GPP है,
3GPP सारी चीज़ें गवान करती है यहाँ पर। रेफरेंस टू 3GPP स्पेक्स, ये ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, फॉर रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 3GPP मार्केट पार्टनर्स हैं। मार्केट पार्टनर्स से रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 3GPP के पास जाती हैं। टर्मिनल सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन 3GPP स्पेक्स वो ये कंपनीज करती हैं। पार्टनर्स रेफरिंग टू 3GPP स्पेक्स फॉर लोकल यूज़, वो लोकल यूज़ के लिए 3GPP स्पेक्स को जो कंपनीज रेफ़र करती हैं वो ये हैं, ठीक है। और क्रॉस रेफरेंस है जी डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन स्पेक्स OMA, और जो डेवलपिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल ये रेफरिंग टू स्पेक्स जो कि कौन देता है, 3GPP देता है। ये आप इसकी वेबसाइट खोल के भी देख सकते हैं। बहुत से काम जो है वो हो रहे होते हैं, बहुत से काम बहुत से वर्किंग ग्रुप्स को डिवाइड किए गए होते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स भी आपको उनकी वेबसाइट पे मिल सकती हैं। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर रेडियो प्लान फॉर IMD 2020। तो ये वर्किंग प्रोजेक्ट जो है 5D मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, 4 तक मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को डिनोट करता है, यानी कि मुख्तलिफ एरिया को डिनोट करता है, और फिर उसके अंदर ABCD जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डिनोट करती हैं। तो ये यानी कि IMD 2020 वर्कशॉप जो है वो सितंबर 2018 में अक्टूबर में, एंड देन IMD 2020 प्रपोजल सबमिशन विंडो वो इस 2018 से लेकर जून 2019 तक, ठीक है। और उसके बाद 2020 में ये IMD 2020 मीटिंग, ठीक है, टाइमलाइन है। तो ये देख लीजिएगा, आपने देखा था रिलीज 16 जो है वो 2019 के एंड पर जो थी वो फ्रीज़ हो रही। जी कोलैबोरेटर्स विद 3GPP पर 5G NR वो कौन से हैं जी। 3GPP मेंबर्स नाउ इंक्लूड फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि अब सब कुछ ही यानी कि सारी डिवाइसेस ही इंटरनेट पर आना चाहती हैं, और जो है वो डेटा इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो सारी की सारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं फॉर दिस थिंग। तो एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चर जॉन डीरे एंड स्क्वाना, और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स में वोल्क्सवैगन, वोल्वो, टोयोटा, रेल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, फैक्ट्री ऑटोमेशन में सीमेंस, एनर्जी सेक्टर में लीग्रैंड, एनवायरनमेंट में वेोलिया, और ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी में BU, BBC और TDF, सेटेलाइट कम्युनिकेशन कम्युनिटी में ESO और इनमारसैट, एरोस्पेस में लॉकहीड मार्टिन और BAE। लॉकहीड मार्टिन आपने नाम सुना होगा, ये हमारे F-16 के हवाले से F-16 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लॉकहीड मार्टिन करते हैं। रिटेल सेक्टर अलीबाबा जो कि बड़ा ग्रुप है। सोशल मीडिया फेसबुक, एडवर्टाइजिंग एड्स वगैरह के लिए गूगल। तो ये सारे जो लोग हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं 3GPP के साथ 5G NR के लिए, यानी कि नए बैंड्स की तलाश के लिए। तो 5G NR के की फीचर्स क्या हैं जी। यूजेज ऑफ सब 6 GHz एंड मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि हमें ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी, बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगी, 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स मोर कैपेसिटी जितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यूई एग्नोस्टिक मैसिव माइमो एंड बीम फॉर्मिंग। तो मैसिव माइमो बीम फॉर्मिंग से हमें हायर कैपेसिटी मिलेगी, हायर कवरेज मिलेगी। लीन कैरियर डिज़ाइन, उसकी वजह से लो पावर कंजम्पशन, लेस इंटरफेरेंस होगी। फ्लेक्सिबल फ्रेम स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखने की वजह से लो लेटेंसी होगी और हाई एफिशिएंसी होगी। स्केलेबल OFDM बेस्ड एयर इंटरफेस, OFDM बेस्ड एयर इंटरफेस को स्केलेबल बनाने से डाइवर्स स्पेक्ट्रम एंड सर्विसेज एड्रेस होंगी। स्केलेबल न्यूमरोलॉजी, इसकी वजह से हम मल्टीपल बैंडविड्थ को और स्पेक्ट्रम को सपोर्ट कर सकेंगे। एडवांस चैनल कोडिंग, इसकी वजह से हम जो है वो लार्ज डेटा को हम
लो कम्प्लेक्सिटी के साथ, यानी कि कोड्स जब असाइन करेंगे तो लो कम्प्लेक्सिटी के साथ ये काम कर सकेंगे। एग्रीगेशन ऑफ LTE प्लस 5G कैरियर्स, तो हायर डेटा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि हायर डेटा रेट विद स्मूथ माइग्रेशन, इंटीग्रेटेड एक्सेस एंड बैक हॉल, तो होगा ग्रेटर कवरेज एट मिलीमीटर वेव विद लोअर कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी, मोबिलिटी एंड सेशंस। तो ये क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा फॉर एंड टू एंड सर्विसेज के लिए। बीम फॉर्म्ड कंट्रोल्ड एक्सेस चैनल, कंट्रोल एंड एक्सेस चैनल्स, इसकी वजह से कवरेज ज़्यादा मिलेगी। हायर स्पेक्ट्रल यूजेज, इसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। जी, स्पेक्ट्रल यूटिलाइजेशन इन NR, तो वाइड बैंड 5G कैरियर इज़ मोर एफिशिएंट देन मल्टी कैरियर LTE। मल्टी कैरियर LTE हमने देखा था कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ बैंड्स, मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल हों, तो हम कहीं से कुछ उठा लेते हैं, एक कभी 20 मेगाहर्ट्ज़ उठा लिया, एक से 10 उठा लिया, 1.4 में भी चलता है, 2 में भी चलता है, 3 में भी चलता है। तो इस तरह से मल्टी कैरियर LTE की बजाय एक ही वाइड बैंड 5G कैरियर बहुत बेहतर है। इसकी वजह से फास्टर लोड बैलेंसिंग होती है और कॉमन चैनल ओवरहेड्स, इसके जो ओवरहेड्स होते हैं मुख्तलिफ मल्टी चैनल को जो काम में लाने के लिए उसमें कमी आती है। गार्ड बैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर एक ही बैंड होगा तो गार्ड बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LTE जो है वो अपना 10% जो है 10% जो है वो गार्ड बैंड्स में इस्तेमाल करता है। ये देखिए 5 × 10 20 मेगाहर्ट्ज़, 1 2 3 4 5 18 मेगाहर्ट्ज़, बाकी दो जो है वो 2 मेगाहर्ट्ज़ हैं वो गार्ड बैंड्स की नज़र हो गई। इसके बरक्स ये वाइड बैंड 5G कैरियर का है कि एक ही चंक जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का या 98 मेगाहर्ट्ज़ का, बाकी गार्ड बैंड्स ये दो साइड में लगने हैं, वो तो लगने ही हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद है इसके जिस पर। जी, 5G फॉर इन्हांस्ड एफिशिएंसी। अभी देखिए ये वही था, हमारा प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल था, या फिर सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल था, ब्रॉडकास्ट चैनल और LTE रेफरेंस सिंबल, जो ब्लैक नोट्स हैं। ठीक है, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिंगल SRS जो हमारी ट्रांसमिशन है वो क्या होती है, 4 मल्टीप्लाइड बाई एवरी मिली सेकेंड, यानी कि एवरी मिली सेकेंड में 4 ट्रांसमिशंस होती हैं। सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो है वो हर 5 मिली सेकेंड, हर 5 सब फ्रेम्स के बाद भेजते हैं, और हर 10 मिली सेकेंड के बाद या एक फ्रेम के बाद हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। वेरी लिमिटेड कैपेबिलिटी फॉर बेस स्टेशन पावर सेविंग्स ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ सेल रेफरेंस सिग्नल। तो इसमें हमारे पास कैपेबिलिटी कम है पावर सेविंग की, क्योंकि हमें ये सिग्नल्स जो हैं मुसलसल ट्रांसमिट करने पड़ते हैं। इसके बरक्स 5G एनेबल्स एडवांस्ड बेस स्टेशन पावर सेविंग्स। तो बेस स्टेशन पावर सेविंग को एनेबल करता है कैसे, कि कोई सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पूरा एक ही वाइड बैंड है, ठीक है, मुख्तलिफ बैंड्स इकट्ठे नहीं हैं। सिंक्रोनाइजेशन एवरी 20 मिली सेकेंड्स, यानी कि 5 मिली सेकेंड्स के बरक्स 20 मिली सेकेंड्स के बाद सिंक्रोनाइजेशन होगी, और 10 मिली सेकेंड्स के बाद 10 मिली सेकेंड के मुकाबले में 20 मिली सेकेंड्स में ब्रॉडकास्ट होगी। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी, जो है वो ट्रांसमिशन कम करने की वजह से। न्यूमरोलॉजी डेफिनेशन ये होती है कि जो हम नंबर्स के साथ मिथ्स एसोसिएट कर देते हैं। स्टडी ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स नेम्स एंड आइडियाज़, द बिलीव इन नेचर मिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड वन और मोर coinciding events. Also a study of numerical value of letters in words, names and ideas, often associated with paranormal alongside astrology and similar divinatory arts. तो यानी कि जो नंबर से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 111 को नेल्सन कहते हैं। तो अंपायर डेविड शेफर्ड हुआ करते थे इंग्लैंड के, तो वो इंतकाल हो गया उनका। तो वो जब 111 किसी टीम का स्कोर हुआ करता था तो एक टांग पर खड़े हो जाते थे। तो उनके बिलीफ ये है कि अब 111 स्कोर हो गया है तो अब कोई ना कोई विकेट लाजमी गिरेगी।
तो कोइंसिडेंटली अक्सर ऐसा हो भी जाता था, ठीक है। तो इस चीज़ को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। स्केलेबल न्यूमरोलॉजी, तो न्यू रेडियो सपोर्ट्स स्केलेबल न्यूमरोलॉजी टू एड्रेस डिफरेंट स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ्स डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। तो ये मुख्तलिफ न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट करता है। अभी देखते हैं कैसे। सब कैरियर स्पेसिंग ऑफ 15, 30, 60 एंड 120 किलोहर्ट्ज़ आर सपोर्टेड। अभी जो LTE में क्या होता है कि 15 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ का एक कैरियर होता है, ठीक है। तो जो 5G में ये स्केलेबल है, 15 से बढ़ के 30 हो सकता है, 30 से 60 डबल हो सकता है, इससे डबल 120 किलोहर्ट्ज़ जो है वो सब कैरियर स्पेसिंग हो सकती है। तो जितनी सब कैरियर स्पेसिंग यानी कि इसकी बैंडविड्थ कम होगी उतनी कवरेज इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटी का डेटा रेट में उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। तो मैक्रो सेल कवरेज, जैसे मैक्रो सेल कवरेज इससे बढ़ तो गया, लेकिन ये स्मॉलर सेल्स होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अब जब इससे भी ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो ये इंडोर के लिए, और जब इससे भी ज़्यादा होगी तो ये मिलीमीटर वेव कवरेज इसकी हो जाएगी। ठीक है। तो जिस तरह से अब इसकी बैंड बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि एक 15 किलोहर्ट्ज़ का बैंड था, ये अब बैंड बढ़ता जा रहा है। अब बैंड बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से टाइम का जो एक्सिस है वो सिकुड़ेगा, ठीक है। वन स्लॉट इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 14 सिम्बल्स, एक जो 14 टोटल सिम्बल्स होते हैं। वन स्लॉट लेंथ डिपेंड्स अपॉन सब कैरियर स्पेसिंग। 1 मिलीसेकंड, अभी हमने LTE में देखा था कि 1 मिलीसेकंड किसके लिए होती है, 15 किलोहर्ट्ज़ के लिए होती है। तो 120 के लिए 120 के लिए कितनी होगी, 15 के लिए 1 मिलीसेकंड, 1 किलोहर्ट्ज़ के लिए 1/15 और 120 के लिए 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0.125 मिलीसेकंड आएगा, यानी कि एक स्लॉट लेंथ जिसकी 120 किलोहर्ट्ज़ वाले में वो कितनी है, वो 0.125 मिलीसेकंड है। मिनी स्लॉट 2, 4 और 7 सिम्बल्स कैन बी एलोकेटेड फॉर शॉर्टर ट्रांसमिशंस। ये टोटल तो 14 सिम्बल्स की स्लॉट है, तो अगर इस स्लॉट को छोटा कर दें तो इसकी मिनी स्लॉट्स ही बनाई जा सकती हैं 2, 4 और 7 सिम्बल्स, यानी कि इससे आधे तक की। कैन बी एलोकेटेड फॉर शॉर्टर ट्रांसमिशंस। स्लॉट्स कैन ऑल्सो बी एग्रीगेटेड फॉर लॉन्गर ट्रांसमिशंस। तो जिस तरह जो शॉर्टर ट्रांसमिशन है, जैसे ये शॉर्टर ट्रांसमिशन, इनको इकट्ठे करके एक बड़ी स्लॉट भी बनाई जा सकती है। देखिए ये 15 किलोहर्ट्ज़ यानी कि जो LTE का है, आमतौर पर उसके 14 सिम्बल्स हैं एक स्लॉट में। 30 किलोहर्ट्ज़ में अब जो है इससे आधे, इससे यानी कि कितने हो जाएंगे, जो है वो जो स्लॉट लेंथ है ज़ाहिर है वो क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। एक होने तो ये 14 सिम्बल्स ही हैं, लेकिन एक सिम्बल की ड्यूरेशन छोटी हो गई है। पहले सिम्बल की ड्यूरेशन कितनी थी, 1/15, ठीक है। और अब जो है वो इसकी कम हो जाएगी 30, इसकी यानी कि आधी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 60 किलोहर्ट्ज़ में वो क्या होगा, इससे भी आधी हो जाएगी। और 120 किलोहर्ट्ज़ में क्या होगा कि इससे भी आधी हो जाएगी, यानी कि ये 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 आता है, 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसकी निस्बत ये 8 टाइम्स कम स्लॉट है ये वाली, और ये 8 टाइम्स ज़्यादा स्लॉट है, ठीक है। तो 1 को डिवाइड करें 120 से तो कितनी बचती है, वटेवर जो भी हो। तो 1/8 स्लॉट है, और ये 1/4 स्लॉट है, 1/2 स्लॉट है, और ये 1 स्लॉट है, यानी कि ये 1 स्लॉट, ये 1/2, 1/4 और 1/8। फ्रेम स्ट्रक्चर फॉर 5G नॉन रेडियो।
तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म के। DL ओनली सब फ्रेम, यानी कि सिर्फ DL अगर सब फ्रेम हो तो ये कंट्रोल ये डेटा के लिए DL, अगर सिर्फ अपलिंक सब फ्रेम हो तो ये अपलिंक डेटा और अपलिंक कंट्रोल। सेल्फ कंटेंट सब फ्रेम जिसमें अपलिंक और डेटा, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों है। डाउनलिंक कंट्रोल डेटा, दरमियान में गार्ड पीरियड और अपलिंक कंट्रोल। इसी तरह से डाउनलिंक कंट्रोल, गार्ड पीरियड, अपलिंक डेटा और अपलिंक कंट्रोल। ठीक है, इसमें डाउनलिंक डेटा डाउनलिंक कंट्रोल और सिर्फ अपलिंक कंट्रोल, इसमें अपलिंक डेटा अपलिंक कंट्रोल और सिर्फ डाउनलिंक कंट्रोल, और दरमियान में जो है वो गार्ड पीरियड। ठीक है, DL डेटा अपलिंक डेटा, DL कंट्रोल अपलिंक कंट्रोल जी। 0.125 मिलीसेकंड फ्रेम विद कैस्केडेड अपलिंक एंड डाउनलिंक कंट्रोल सिग्नल, जो 120 किलोहर्ट्ज़ वाला था अभी सब कैरियर स्पेसिंग के जो पीछे देखा, उस केस में जो GP कितना है, उस केस में जो गार्ड पीरियड है वो 0 हो जाएगा। यस, सेम फिजिकल लेयर इन अपलिंक एंड डाउनलिंक, स्केलेबल स्लॉट ड्यूरेशन, ये स्लॉट ड्यूरेशन स्केलेबल है, अभी देखा हमने। ठीक है, तो कंट्रोल चैनल जस्ट बिफोर डेटा, तो एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसिंग है जी। माइमो इन 5G, माइमो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम के माइमो क्या होता है। मतलब माइमो हमारा मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है, जिसमें हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है कि जिसमें हम जो है वो अपनी स्ट्रीम्स ज़्यादा बना सकते हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो बीम फॉर्म्ड कंट्रोल चैनल्स, यानी कि अब जैसे हमने कहा था ना कि एंटेना की डायरेक्टिविटी होती है, एक आइसोट्रोपिक एंटेना होता है, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटेना होता है और एक डायरेक्शनल होता है जिसकी एक ख़ास बीम बनती है टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, सिंगल बीम क्या होती है, जिसमें एक ही बीम होगी, वन बीम। तो मल्टीपल बीम्स ऐसे ही हैं जैसे आप माइमो देख रहे हैं। ठीक है, सिंगल बीम ऐसी है जैसे हम ऐसा ही ऐसे सीसो देख रहे हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। लोअर कैरियर फ्रीक्वेंसीज सिंगल बीम, हायर कैरियर फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल बीम। और मल्टीपल बीम कैसे हम जा सकते हैं कि उसमें हमारे पास एंटेना अरेज होती हैं जिसमें फेज़ चेंज करके हम बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह अब बीम फॉर्मिंग होती है, तो पहले तो है ना कि अब चूँकि पहले अगर बीम फॉर्मिंग नहीं थी तो एक जगह हमारी पावर अगर ओमनी डायरेक्शनल थी तो एंटेना उसको इंड्यूस कर लेता था। अब एक ख़ास डायरेक्शन में हमारे पास बीम है, तो हमें अब चूँकि हाईली डायरेक्टिव बीम है, हाईली डायरेक्शनल है, तो इसको हासिल करने के लिए हमारा एंटेना इसको रिसीव करने के काबिल होना चाहिए, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि वो इस बीम को रिसीव कर सके। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से ये बीम फेंकी जा रही है, तो उस तरह से हमारी बीम स्कैनिंग भी होनी चाहिए। बीम स्कैनिंग होनी चाहिए, तो पहले एक बीम पर अगर हम हैं तो फिर अगर बीम इधर जाता जाता हम बीम स्विच करते जाएंगे। तो जिस तरह से बीम थ्रोइंग जो है वो डायनामिक हो जाएगी, उस तरह से बीम स्कैनिंग भी जो है वो डायनामिक हो जाएगी। ठीक है, बीम मैनेजमेंट से ये सेल 1 TRP2, और ये देखिए इसकी दो बीम्स हैं, बीम 1 बीम 2 बीम 3 बीम 4। ठीक है, और इसी तरह से बीम 1 बीम 2 बीम 3 बीम 4। तो हमारा जो सेल फ़ोन है ये इस काबिल होना चाहिए कि वो यानी कि इसको देख सकेंगे कि किस जगह उसने कनेक्ट होना है। स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल CSI एक्विजिशन फ्रेम, हाई परफॉर्मेंस CSI एक्विजिशन कोड बुक्स और इम्प्रूव्ड अपलिंक फ्रेमवर्क। एवोल्यूशन फ्रॉम 4G टू 5G। तो जो 4G था उसमें हमारी जो E-Node Bs थी और जो मेन प्रोसेसिंग थी वो पीछे EPC क्लाउड्स वगैरह हुआ करती थी। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क या मानो एडॉप्टेशन, नेटवर्क स्लाइसेस
तब आई जब IoT में आया। नेटवर्क स्लाइसिस जो है वो यानी कि हम बैंडविड्थ को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हिसाब से जो है वो एलोकेट कर देते हैं। 5G नेटवर्क में क्या है कि अब ये काम सेंट्रलाइज की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। फंक्शनल डिकम्पोजिशन, रैन कोर एप्स मूव टू द एज पे मूव हो गई हैं, ठीक है। नेटवर्क स्लाइसिंग एनेबल न्यू यूज़ केसेस। नेटवर्क स्लाइसिस जो हैं वो न्यू यूज़ केसेस को जो है वो इनेबल करेंगी, यानी कि जब हमने अपनी बैंडविड्थ को मल्टीपल स्लाइसिस में कन्वर्ट कर लिया तो उससे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को सहारा दिया जा सकता है, ठीक है। मल्टी एक्सेस, न्यू रेडियो, इन्हांस्ड LTE, नॉन 3GPP, अनलाइसेंस्ड वगैरह और फिक्स्ड को जो है मल्टी एक्सेस जो है वो चीज़, यानी कि एक ही वक्त में मल्टी एक्सेस जो है वो यानी कि मल्टीपल नेटवर्क से हम कनेक्टिविटी ले सकते हैं। जी, डिवाइस अटैचेस टू 4G LTE 4G रेडियो एंड पैकेट इवोल्व पैकेट कोर। जो डिवाइस है वो 4G नेटवर्क के 4G से कनेक्ट होती है थ्रू A-Node B एंड देन इवोल्व पैकेट कोर। तो जो अर्ली 5G है वो भी ऐसा ही है कि जो 5G का बेस स्टेशन है वो उससे जो है वो 4G के साथ कनेक्टेड होगा। डिवाइस अटैचेस टू 5G NR विच राउट्स आइदर वाया 4G बेस स्टेशन टू EPC और डायरेक्ट टू EPC। आया 4G टू EPC भी हो सकता है वाया, और डायरेक्ट टू EPC भी हो सकता है। जो 5G स्टैंड लोन है उसमें फिर जो UE डिवाइस है वो डायरेक्टली 5G बेस स्टेशन से 5G कोर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इस EPC से कनेक्ट नहीं होगा। जी, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ 5G क्या है जी कि ज़ाहिर है सारी चीज़ें उसके ऊपर मूव हो रही हैं। ऑटोनमस सिटीज़, जो मेडिकल में, व्हीकल्स में, हर जगह इसका IoTs का इस्तेमाल हो रहा है। तो GDP बूस्ट है उनकी अपनी स्टडी के मुताबिक US की $500 बिलियन और क्रिएशन ऑफ 3 मिलियन न्यू जॉब्स। 5G powered smart city solutions applied to management of vehicle traffic and electrical grids alone could produce an estimate of $160 billion in benefits and savings for local communities and their residents. These 5G attributes will enable cities to reduce commute times, improve public safety, generate significant smart grid efficiency. तो ये कनेक्टिविटी होने की वजह से ये तमाम बेनिफिट्स 5G के हासिल किए जा सकते हैं। कंक्लूजन्स में सिंपलर आर्किटेक्चर है, लेस सिग्नलिंग ओवरहेड है, ठीक है। हमने एक ही बड़ा सा वो वाइड बैंड वाला बनाया हुआ है, और तो फिर उसके बाद सिग्नलिंग ओवरहेड इसमें कम होगा। जैसे गार्ड बैंड हमने देखा ना, LTE में 10% गार्ड बैंड है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वाइड बैंड होगा तो। enormous bandwidth 1 gigabits per second easily achievable even at less than 6 GHz। अगर 6 GHz से कम बैंडविड्थ वाले बैंड पे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो 1 gigabits per second अचीव की जा सकता है, थैंक्स टू हाईली फ्लेक्सिबल कैरियर एग्रीगेशन। कैरियर एग्रीगेशन का आपको पता है क्या है, हम पहले बात कर चुके हैं। वाइड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी एंड वेरी एफिशिएंट यूज़ ऑफ दैट स्पेक्ट्रम ड्यू टू लेटेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड बैंडविड्थ डबलिंग थैंक्स टू फुल डुप्लेक्स। यानी कि आमतौर पर वायरलेस की हम बात करते हैं ना कि वायरलेस में अगर एक चैनल है तो उस पर हम लिसन कर सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक्स लगाकर हम इस वायरलेस चैनल को भी फुल डुप्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ डबलिंग थैंक्स टू फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन एट हाफ द कॉस्ट पर मेगाबिट्स पर सेकेंड। इन शॉर्ट मोर ट्रैफिक, ठीक है। फ्लेक्सिबल सब कैरियर स्पेसिंग टू ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस इन नॉइजी इन्वायरमेंट्स। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि सब कैरियर स्पेसिंग जो है वो जो फ्लेक्सिबल है, इनकी 15 kHz भी है, 30 भी है, 60 भी है, 120 भी है। टू ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस इन नॉइजी इन्वायरमेंट को देखते हुए वो अडॉप्ट की जा सकती है। बड़े सेल्स में 15, उससे छोटे सेल्स में 60, 30, छोटे सेल्स में 60 और सबसे छोटे सेल्स में 120। लॉन्ग मोबाइल यूनिट बैटरी लाइफ थैंक्स टू एनर्जी एफिशिएंसी होने की वजह से
बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है। जैसे हमने पहले कहा था ना कि LTE में रेफरेंस सिंबल्स भेजने पड़ते हैं, इसमें कोई रेफरेंस सिंबल नहीं भेजना पड़ता। सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम वहाँ पे 5 मिली सेकेंड बाद भेजना पड़ता था, यहाँ से 20 मिली सेकेंड बाद भेजना पड़ता है। तो very long battery life for IoT remote stations, technology of choice for users, low latency technology appropriate for response time, technology appropriate for response time critical vertical industry applications, low latency को सपोर्ट करती है। तो ऐसे सिस्टम्स को 5G में 5G से फ़ायदा होगा कि जो टाइम क्रिटिकल हैं, ठीक है। तो वो लो लेटेंसी वाला लो लेटेंसी वाली जो एप्लीकेशन है उसको देख सकते हैं। वर्सेटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो अब नेटवर्क लेवल पर जो चेंजेस हैं वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो सकती हैं। नेटवर्क वर्चुअलाइज किया जा सकता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। सेपरेशन ऑफ यूज़र प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, यूज़र प्लेन ट्रैफिक को यानी कि यूज़र डेटा को और कंट्रोल डेटा को सेपरेट किया जा सकता है। enormous bandwidth, ultra fast file download, thanks to massive MIMO and beamforming, low interference between users even at high user densities। अब चूँकि जो MIMO है यूज़र डाइवर्सिटी भी मौजूद है और बीम फॉर्मिंग है, यानी कि हाई डायरेक्शनल बीम्स हैं, तो अगर अगर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी भी है यूज़र्स की, तो कम प्रोबेबिलिटी है कि दो यूज़र्स सेम बीम पर होंगे या दो यूज़र्स की इंटरफेरेंस आपस में होगी। सो बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, लॉन्ग मोबाइल यूनिट बैटरी लाइफ थैंक्स टू एनर्जी एफिशिएंसी, लेस फ्रीक्वेंट नीड फॉर चेंजिंग बैटरीज, वेरी लॉन्ग बैटरी लाइफ फॉर रिमोट IoT स्टेशंस। तो 3GPP 5G becomes the technology of choice, massive IoT feasible with network edge computing and network slicing tailoring service to specific user classes। ये हम जो है नेटवर्क एज यानी कि एज पर कंप्यूटिंग करने की वजह से और नेटवर्क स्लाइसिंग करने की वजह से, यानी कि बैंडविड्थ के हिसाब यानी कि एप्लीकेशन के हिसाब से बैंडविड्थ स्लाइस बनाने की वजह से मैसिव IoT को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लो लेटेंसी देयरफॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, वाइटल फॉर V2X, फैक्ट्री ऑटोमेशन, टेली सर्जरी, इंटरेक्टिव गेमिंग। तो लो लेटेंसी की जो कम्युनिकेशन है, इसलिए ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे डिले बर्दाश्त नहीं किया जा सकता वहाँ पे ये कामयाब हैं। जैसे V2X व्हीकल टू व्हीकल या व्हीकल टू एवरीथिंग, फैक्ट्री ऑटोमेशन में, टेली सर्जरी में यानी कि दूसरे जो सर्जरी ऑपरेट होती है वो इंटरेक्टिव गेमिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक कोर्स ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।